गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्वेश्चन सेट 6 आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मैं पूर्णचंद्र साहू। दोस्तों, अभी जो दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है, इसके अवसर पर मैं आपको सभी को शुभकामना देना चाहूँगा, अभिनंदन बताना चाहूँगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाला CBT 2021 आपका वन टाइम अटेम्प्ट एग्जामिनेशन हो, आप ज़रूर उसमें सफल रहें। और चाहे आप फर्स्ट क्लास दे रहे हो या फिर सेकंड क्लास एग्ज़ाम दे रहे हो, आप उसमें एक बार में ही उसको क्लियर करें। ये मेरा माँ से मेरे तरफ से प्रार्थना है। दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन का सिलसिला। लीडर्स मेक डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग देयर टीम बिकॉज दे बिलीव दे आर मोर इंटेलिजेंट इज ऑफ डैश टाइप ऑफ लीडरशिप। किस टाइप का लीडरशिप में लीडर खुद डिसीजन लेता है, उसका टीम मेंबर को उसमें इन्वॉल्व नहीं करता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं इन लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। ऑप्शन क्या है? लेजर फ्री, ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है माइंड मैनेजमेंट का, इसको हम लोग जानने को कोशिश करेंगे। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में ये सब चीज़ होता है जो अभी हम लोग क्वेश्चन में दिया गया है कि उसमें लीडरशिप खुद को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है, इसीलिए टीम मेंबर को इन्वॉल्व नहीं करता है। बाकी जो लेजर फ्री लीडरशिप है, उसमें क्या होता है कि जो लीडर है वो कंप्लीटली डेलीगेट कर देता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम मेंबर्स के ऊपर, और वो उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। इसमें क्या होता है कि सबॉर्डिनेट्स एनकरेज भी होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और उनका कैपेबिलिटी बढ़ जाता है। और तीसरा जो है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, उसमें क्या होता है कि जो लीडर होता है वो जाता है बाय द बुक और रिजिडली बुक में दिया गया रूल और रेगुलेशन को फॉलो करता है, प्रोसीजर को फॉलो करता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। इस केस में कभी कभी लीडर्स जो होता है वो ब्लेम भी हो जाता है कि ये सिचुएशन में एक कैसा डिसीजन ले लिया, लेकिन उसमें वो भी अड़ जाता है कि ये सब चीज़ किताब में लिखा हुआ है। तो किताबी लैंग्वेज पर वो ज़्यादा भरोसा करता है, वो होता है ब्यूरोक्रेटिक। लेजर फ्री में जो लीडर होता है वो डेलीगेट करता है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी टीम लीडर्स के ऊपर। और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में जो लीडर होता है वो खुद डिसीजन लेता है, वो बिलीव नहीं करता है कि टीम मेंबर्स का सजेशन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सोचता है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, टीम मेंबर्स से वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसीलिए वो उसका डिपेंडेंसी जीरो रहता है, वो उनका वैल्यू नहीं समझता है टीम लीडर का। तो ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जो क्वेश्चन दिया गया है। बाकी लेजर फेयर जो लीडरशिप है वो डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें कैपेबिलिटी बढ़ता है टीम मेंबर्स का, उनका मोटिवेशन भी हाई रहता है और उनका एनकरेजमेंट लेवल भी हाई रहता है। और ब्यूरोक्रेटिक तो तीसरा हम लोग देखें अभी। ऑल पर्सन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन ए माइन शाल अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड लेड डाउन इन डैश। जो भी पर्सन जो कि एम्प्लॉयमेंट चाहता है किसी माइंस में, एम्प्लॉयमेंट के पहले वो जो मेडिकल एग्जामिनेशन जाता है वो कौन सा स्टैंडर्ड के हिसाब से जाता है? फॉर्म P1, फॉर्म P, फॉर्म O, फॉर्म S। दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो IME होता है, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, वो फॉर्म P1 के स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। जो PME है, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, वो फॉर्म P के हिसाब से होता है। तो ये जो क्वेश्चन है सिकिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो अभी तक एम्प्लॉय हुआ नहीं, वो चाहता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉय होने के लिए, तो उसके पहले वो क्या जाएगा? वो ऑटोमेटिकली वो IME होगा, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसीलिए फॉर्म P1 इज द राइट आंसर। और फॉर्म O क्या है? मेडिकल सर्टिफिकेट उसमें दिया जाता है। और फॉर्म S क्या होता है कि जो री एग्जामिनेशन होता है तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म S में दिया जाता है, जो कि अपीलेट मेडिकल बोर्ड देता है फॉर्म S को। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर फॉर्म P1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स आर टू बी
केप्ट इन लेजिबल कंडीशन फॉर हाउ मेनी पीरियड। जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसका जो रिपोर्ट होता है फॉर्म ओ में, उसका 3 कॉपी बनता है। एक कॉपी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास रहता है, दूसरा कॉपी कैंडिडेट को दिया जाता है, तीसरा कॉपी माइन मैनेजर का कस्टडी में रहता है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन का ये सब रिकॉर्ड्स कितना दिन के लिए ऑफिस में प्रिजर्व करके हम लोग रखें। क्वेश्चन क्या है, जो सॉरी ऑप्शन क्या है, सो लॉन्ग एज द पर्सन एम्प्लॉयड, जब तक एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट में है। नेक्स्ट, सो लॉन्ग एज द पर्सन एम्प्लॉयड एंड 10 ईयर्स देयर आफ्टर, जब तक एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट में है और इसके बाद फिर 10 साल। सो लॉन्ग एज द पर्सन एम्प्लॉयड एंड 5 ईयर्स देयर आफ्टर, जब तक एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट में है और उसके बाद 5 साल। नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है कि जब तक एम्प्लॉई ऑन एम्प्लॉयमेंट में है जब तक रहेगा, चाहे वो इसके बाद टर्मिनेशन हो या रिटायरमेंट हो, जो भी कुछ हो, इसके बाद या फिर ट्रांसफ़र हो जाए, इसके बाद फिर 10 साल भी रखेंगे। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर में, जब तक एम्प्लॉयमेंट में है और इसके बाद फिर 10 साल, इतना तक हम उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखेंगे माइंस का ऑफिस में। ये जो रिटेंशन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स माइन रूल में दिया गया है उसका रिलेटेड क्वेश्चन था। ए क्रेन ऑपरेटर हैज़ टू अंडरगो vocational training in total how many days he has to go for theoretical and on the job training। एक क्रेन ऑपरेटर वोकेशनल ट्रेनिंग जब जाता है तो वो कितना दिन के लिए इन टोटल में थियोरिटिकल एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग जाएगा। दोस्तों जब कोई भी आदमी वोकेशनल ट्रेनिंग जाता है तो उसका एक शेड्यूल बनता है, तो शेड्यूल अलग अलग कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग रहता है। तो क्रेन ऑपरेटर के लिए भी अलग अलग शेड्यूल जो है उसका जो डे फिक्स किया जाता है, एक होता है थियोरिटिकल ट्रेनिंग, एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होता है डाउट क्लियरिंग सेशन। ये तीनों मिला के जाके उसका वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट होता है। तो पर्टिकुलरली क्रेन ऑपरेटर 5 दिन के लिए थियोरिटिकल ट्रेनिंग जाता है, 5 दिन के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, और डाउट क्लियरिंग सेशन 2 डेज रहता है। तो टोटल 12 दिन का उसका वोकेशनल ट्रेनिंग रहता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ थियोरिटिकल एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग का बात कर रहा है, तो ये कुल मिला के 10 दिन होगा एक क्रेन ऑपरेटर के लिए। डैश ऑफ कमिटी शैल गिव एटलीस्ट डैश प्रायर नोटिस ऑफ मीटिंग टू एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी। कौन कमिटी का मेंबर्स को नोटिस ऑफ मीटिंग देता है और कितना दिन पहले देता है। दोस्तों ऑप्शन क्या है, सेक्रेटरी 7 डेज, चेयरमैन 7 डेज, सेक्रेटरी 15 डेज, सेक्रेटरी 14 डेज। दोस्तों ये जो नोटिस ऑफ ओपनिंग सॉरी नोटिस ऑफ मीटिंग किसका, कमिटी का, वो सेक्रेटरी देता है। कितना दिन पहले देता है? अच्छा पहले सेक्रेटरी कौन होता है? कोई भी इंस्पेक्टर नॉमिनेटेड बाय सीआईएम, सीआईएम के द्वारा नॉमिनेटेड हुआ होगा कोई भी इंस्पेक्टर, वो सेक्रेटरी के हिसाब से नॉमिनेट होता है कमेटी का, और वो 14 दिन पहले नोटिस ऑफ मीटिंग देता है। नोटिस उसमें क्या रहता है, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग, कब होगा कहाँ होगा, और 7 दिन पहले एजेंडा देता है कि उस मीटिंग में पर्टिकुलरली किस किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन रहेगा। तो 7 दिन पहले एजेंडा दिया जाता है और 14 दिन पहले टाइम एंड प्लेस को दिखाए हुए और नोटिस में वर्णन किए हुए वो नोटिस देता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो दिया गया है कि नोटिस ऑफ मीटिंग, ये होगा 14 दिन पहले वाला। तो इसके सही आंसर सेक्रेटरी एंड 14 डेज, जो कि ऑप्शन डी में था। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु में मैनेजर कैन इफेक्टिवली कंट्रोल एंड सुपरवाइज इज कॉल्ड डैश। एक मैनेजर उसका अंडर में कितना आदमी को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पा रहा है और सुपरवाइज कर पा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट्स, फॉलोअर्स, स्पान ऑफ कंट्रोल, इफेक्टिव मैनेजमेंट। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये होता है स्पान ऑफ कंट्रोल। तो स्पान ऑफ कंट्रोल का भी एक मीनिंग है। स्पान ऑफ कंट्रोल 2 वर्ड को लेके है, एक स्पान है एक कंट्रोल है। तो स्पान का अगर हम लोग लिटरली उसका मीनिंग को समझने को कोशिश करें तो हमको हेल्प लेना पड़ेगा पाम का। पाम मतलब हमारे हाथ में जो पाम रहता है ना, उसी का। तो स्पान ऑफ कंट्रोल मतलब क्या है, हमारा जो 5 उंगलियां हैं
एक हैंड में 5 उंगलियां रहता है, मान लीजिए ये मेरा हैंड है, तो एक रहता है हमारा थंब, दूसरा रहता है जो लास्ट वाला स्मॉल फिंगर। तो थंब से लेकर स्मॉल फिंगर तक जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है लिटरली उसको स्पान बोला जाता है। तो स्पान ऑफ कंट्रोल मतलब एक मैनेजर उसका अंडर में इफेक्टिवली कितने आदमी को कंट्रोल कर पा रहा है और सुपरवाइज कर पा रहा है। तो पाम को हम आप लोग अगर याद रखेंगे, पाम तो मतलब थंब और स्मॉल फिंगर के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को स्पान बोला जाता है। तो एक मैनेजर उसका अंडर में कितना आदमी को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पा रहा है उसको स्पान ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, जो कि ऑप्शन सी में ये ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पर्सन shall act or to be appointed as manager of more than one mine except prior permission from dash। कोई भी आदमी एक टाइम में एक से ज़्यादा माइंस का मैनेजर का हिसाब से अपॉइंटेड नहीं हो सकता है विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम, किससे परमिशन लेने के बिना, ओनली ऑनर और एजेंट, ओनली सी आई एम और RIM। मतलब CIM भी दे सकते हैं, RIM भी दे सकते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है, ये परमिशन सिर्फ CIM दे सकते हैं, इसलिए ओनली CIM इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में है। When it is intended to reopen a mine after abandonment or after discontinuance for a period exceeding 4 months, the owner or agent or manager shall not less than dash before resumption of mining operation give notice to dash। मतलब कोई माइंस बंद पड़ा हुआ है, उसको जब रीओपन करने का इंटेंशन रखते हैं ऑनर एजेंट या मैनेजर, तो कितने दिन पहले किस किस को वो नोटिस ऑफ रीओपनिंग वो सबमिट करेंगे। ऑप्शन क्या है, 30 डेज CIM एंड RIM, 30 डेज CIM RIM एंड DM, 90 डेज CIM एंड RIM, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये MMR 1961 का क्वेश्चन है और ये नोटिस ऑफ रीओपनिंग सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है, ऑनर एजेंट या मैनेजर इंटेंशन ऑफ रीओपनिंग नोटिस के रूप में 30 डेज पहले CIM RIM एंड DM को फॉर्म 1 में देते हैं, इसलिए B इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कौन सा फॉर्म 1 इसीलिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, where handheld portable apparatus is used in mines the voltage shall not exceed dash। कोई भी माइंस में जब हैंडहेल्ड पोर्टेबल apparatus यूज हो रहा है तो वो apparatus में वोल्टेज लिमिट क्या है, 650 वोल्ट, 300 वोल्ट, 250 वोल्ट, 125 वोल्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 125 वोल्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है CEA का, इसको याद कीजिएगा। ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट शैल नॉट बी सिचुएटेड विद इन डैश फ्रॉम डैश। ये जो ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में माइन रूल में क्या लिखा गया है कि हर आदमी के लिए मिनिमम 2 लीटर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड होना चाहिए। और क्या लिखा गया है कि एक टाइम में अगर किसी जगह पे 100 से ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं तो उसी केस में ड्रिंकिंग वाटर टू बी कूल्ड बाय मैकेनिकल मीन से उसको कूल करना पड़ेगा। जैसे एक्वागार्ड वगैरह हम लोग लगाते हैं, वो सब लगा के उसको कूल करना पड़ेगा। माइंस एक्ट का सेक्शन 19 में क्या लिखा गया है कि कोई भी ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ पे हम ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दे रहे हैं, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में कैपिटल लेटर में ड्रिंकिंग वाटर करके लिखा होगा और वो पॉइंट कभी भी वॉशिंग प्लेस, लैट्रिन या यूरिनल से 6 मीटर के विदिन में नहीं रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जो ऑप्शन दिया गया है 9 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर, नॉन ऑफ दिस, हम लोग तो पहचान लिए कि 6 मीटर के अंदर नहीं रहेगा, इसलिए 6 मीटर तो पहचान लिए। लेकिन बाद में क्या लिखा गया है, ये क्या है, वॉशिंग प्लेस, लैट्रिन, कैंटीन से नहीं रहेगा, इसलिए नॉन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। बाकी वाला चीज को आप लोग ध्यान देंगे, 6 मीटर को देख के आंसर देने से गलत हो जाएगा। 6 मीटर तो सही है, लेकिन जो यूरिनल, लैट्रिन, कैंटीन जो लिखा गया है, कैंटीन गलत है। सही क्या है, वॉशिंग प्लेस उसमें रहेगा। वॉशिंग प्लेस यूरिनल लैट्रिन से 6 मीटर का दूरी में वो नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट। इसलिए आंसर इज द
नॉन ऑफ दिच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुई स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? द ऑनर एजेंट और मैनेजर इज साल रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल प्रोविजंस। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंटीन क्रेच एंड पिथेड बाथ इज ऑन ऑनर एंड एजेंट। ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर एजेंट एंड मैनेजर इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 17। ऑल ऑफ दीज बोथ ए एंड सी। दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ई, मतलब बोथ ए एंड सी आर इनकरेक्ट। ए भी गलत है, सी भी गलत है और बी सही है कि फाइनेंशियल प्रोविजन जो सॉरी कैंटीन क्रेच पीटेड बैथ सिर्फ ऑनर एंड एजेंट के ऊपर जो रहता है, बाकी जो फाइनेंशियल प्रोविजन सिर्फ ऑनर एंड एजेंट के ऊपर है, मैनेजर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैनेजर जो दिया है वही गलत है। और जो थर्ड ऑप्शन में क्या गलत है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 17 में और नहीं है, सेक्शन 18 में है, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत है। इसलिए ऑप्शन ए भी गलत है, सी भी गलत है, बी एक सही ऑप्शन है। तो आंसर ई, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, which section of Mines Act restricts the employment of person for not more than 6 days in a week? कौन सा सेक्शन माइंस एक्ट का एक आदमी का एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्ट करता है मोर देन 6 डेज इन ए वीक? एक हफ्ता में 6 दिन से वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है माइंस एक्ट का। माइंस एक्ट का एक चैप्टर आप लोग देखेंगे तो हर चैप्टर में वो याद करने में भी आपको ईजी हो जाएगा। इसका सही आंसर सेक्शन 28 है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर सेवरल पर्सन्स आर वर्किंग टुगेदर इन एनी प्लेस, वन ऑफ देम शाल प्लेस्ड इंचार्ज। उनमें से एक आदमी को इंचार्ज बनाया जाएगा। तो मिनिमम एज ऑफ सच पर्सन शाल बी, उसका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 23 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 18 ईयर्स। दोस्तों उसका सही आंसर है 21 ईयर्स। ये कहाँ लिखा है? MMR 1961 का रेगुलेशन नंबर 118 118 में ये क्लियरली मेंशनड है, तो इसको थोड़ा याद कीजिएगा। नेक्स्ट, एवरी पर्सन प्रपोज टू बी एम्प्लॉयड इन माइन शाल बिफोर ही इज एम्प्लॉयड अंडरगो ए कोर्स ऑफ टेक्निकल एंड गैलरी ट्रेनिंग आज स्पेसिफाइड इन द डैश। कोई भी आदमी जब मतलब माइंस में काम एम्प्लॉयमेंट होने जा रहा है तो टेक्निकल एंड गैलरी ट्रेनिंग जो जाएगा कौन सा शेड्यूल का हिसाब से? फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, 4 तो शेड्यूल दिया है। इसका टोटल में 8 शेड्यूल है MBTR में, माइंड वोकेशनल ट्रेनिंग रूल में। इसका सही आंसर है फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से वो ट्रेनिंग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा और नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं इस वीडियो में? ओके ओके ठीक है। तो दोस्तों आप इतना टाइम मेरे को दिए, इसलिए मैं आपको शुक्रगुजार करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि इस टाइप का वीडियो मैं आगे जैसे बनाऊँगा आप ज़रूर देखें, और देखने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।